नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों। आज हमें हमारे पाठ्यक्रम का जो 8वां पाठ है तत्सत, इसके बारे में हमें आज अध्यापन करना है दोस्तों। तो देखिए, तत्सत इस शब्द का अर्थ है वही सत्य है। तत्सत का अर्थ है वही सत्य है। और यह एक कहानी है दोस्तों, और इस कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार जी है, जैनेंद्र जी है। तो देखिए दोस्तों, यह कहानी जो है एक प्रतीकात्मक कहानी है। यह कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बता रहे हैं कि प्रकृति द्वारा, इस संसार में जो प्रकृति है, इस प्रकृति द्वारा निर्मित जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं नदी नाले, मनुष्य आदि सभी अपने अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, और अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है ही है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए एक आवश्यक है। सभी का महत्व, सभी का अस्तित्व अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। परंतु इसके मूल में सर्वशक्तिमान कौन है? वही ईश्वर है। ये पूरे सृष्टि का संचालक है, निर्माता है, और अंत में वही क्या है? सत्य है। इसीलिए इस कहानी का नाम ही है तत्सत, वही सत्य है। मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो, शेर हो, प्राणी हो, पंछी हो, सब क्या है? ये सत्य है। लेकिन इसका अस्तित्व किसके कारण है? ईश्वर के कारण। ईश्वर ही इस सृष्टि का अंतिम सत्य है। ऐसा लेखक जैनेंद्र जी इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, ये कहानी पढ़ने से पहले हमें इस कहानी के जो लेखक है डॉक्टर जैनेंद्र जी या जैनेंद्र कुमार, इसका हम अल्प परिचय देखते हैं दोस्तों। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ इस शहर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वृषभ ब्रह्मचार्य आश्रम में हुआ, जो हस्तिनापुर में है। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, परंतु 1920 में उसी समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस असहयोग आंदोलन में उन्होंने सहभाग लिया था, और इस सहभाग होने के कारण उन्हें शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित भी है। पद्म भूषण ये एक साहित्यकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। पद्म भूषण सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, और उसके नीचे जो पद्म भूषण होता है। और ऐसे महान रचनाकार का अंत 1988 में हुआ है। इनका साहित्य सामग्री भी बहुत भारी है। बहुत सारे
विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है दोस्तों। तो उनमें हम देखते हैं त्यागपत्र और कल्याणी, ये इनके उपन्यास है। पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, यह इनकी कहानी संग्रह है। पाप और प्रकाश, ये इनका नाटक है दोस्तों। मेरे भटकाव, ये और वे, ये इनके संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। साहित्य और संस्कृति, ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। आदि रचनाओं पर इन्होंने अपनी विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इसी के साथ ये विधा परिचय भी देखना हमें आवश्यक है। ये विधा कौन सी है? कहानी विधा है। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना, ये कहानी की विशेषता है दोस्तों। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानी में उजागर किया जाता है। देखो, जीवन के विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानी में प्रस्तुत किया जाता है या उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य होता है। पाठ परिचय देखते दोस्तों। प्रस्तुत पाठ यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक, सृष्टि निर्माता के प्रतीक कौन? वन। और इस वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी एक विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति और ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य को जो बुद्धि और शक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, उसमें मनुष्य इतना अहंकारी हुआ है। ऐसे बुद्धि की शक्ति और ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा है, सबसे श्रेष्ठ समझता है। और इसी अहंकार को प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण ही है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए एक अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है, और यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। इस प्रकार से यहाँ पे पाठ परिचय समाप्त होता है दोस्तों। हम 1-2 मिनट में इस कहानी की जो कथा वस्तु है, वो कथा वस्तु को समझ कर रहने की कोशिश करेंगे, और बाद में हम एक एक पंक्ति को लेकर कहानी का अध्यापन करेंगे दोस्तों। तो देखिए, मैं 1-2 मिनट में आपको इस कहानी की कथा वस्तु बताता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन 2 शिकारी शिकार की खोज करते करते एक बहुत घने जंगल में जा पहुँचते। घने जंगल में या वन में, एक बार घने वन में जाकर पहुँचते हैं और बेचारे थक जाते हैं। थकने के कारण किसी एक बहुत विशाल वृक्ष के नीचे
वृक्ष की छाँव में वो विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। वो वृक्ष था बड़ यानी बरगद का पेड़, और जंगल के सभी वृक्ष, पशु, प्राणी इस वृक्ष को बड़दादा के नाम से जानते हैं। बड़दादा है नहीं, बड़ा दादा, वृक्षों का राजा। फिर बहुत देर तक वे उस पेड़ वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ जाते हैं, और बैठे बैठे वे इस जंगल की जो भयानकता के बारे में बातचीत करते हैं। जंगल कहते कितना भयानक है, कितना डरावना है, कितना घना जंगल है, ऐसी बातें करते हैं। और फिर वहाँ से वे थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं। वे चले जाते हैं, किंतु वन के सभी वृक्ष, जीव जंतुओं के मन में, पशुओं के मन में, प्राणियों के मन में ये वन, इस नवीन वस्तु के बारे में उत्सुकता पैदा होती है। वे वन के बारे में आपस में चर्चा करते हैं। वन क्या चीज़ है, वन कहाँ मिलेगा, क्योंकि वे सभी स्वयं को खंड खंड में पहचानते थे, अलग अलग रूप में देखते थे। जैसे कि बड़दादा हो, बांस हो, शीशम का पेड़ हो, सांप हो, सिंह हो, बबूल हो, घास हो, ये सब क्या है, अपने आप को अलग अलग एक खंड खंड में विभाजित करके देखते थे, पहचानते थे। इन सबके स्वतंत्र अस्तित्व से वे परिचित ही है, परंतु वन शब्द या उसके अस्तित्व से वे सर्वथा अपरिचित थे। वन क्या है ये इनको मालूम ही नहीं था। ये पूरे मिलाकर पूरों को, ये जो बड़दादा हो, शीशम हो, पेड़ हो, अपना सांप हो, शीशम हो, बांस हो, ये बबूल हो, इन सब को कुल में देखना नहीं चाहते थे, या कभी देखा ही नहीं था। ये सब मिलाकर वन ही होता है, ऐसा उनको मालूम ही नहीं था। ये वन शब्द या उसके अस्तित्व से वे सर्वथा अपरिचित ही थे। वे वन की खोज करने के काम में जुड़ जाते हैं। और अब क्या है, ये वन क्या है, ऐसा कौन सा भयानक प्राणी है, क्या हमसे भी डरावना है क्या? सिंह को लगता है क्या मुझसे भी डरावना है क्या, मुझसे भी भयानक प्राणी है क्या? ये वन क्या है? मेरे सामने तो कोई टीकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये वन कौन है? सांप से पूछते हैं क्या आपने वन को देखा है क्या? घास को पूछते हैं कि, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है वन के बारे में। लेकिन अंत में वह तय होता है कि बाद में उन्हीं दो शिकारियों के, उन्हीं वह जो मानव प्राणी है, उन मानव प्राणियों को, जो दो शाखा के टांगों पर चलने वाले जो दो प्राणी हैं, जो बड़े अहंकारी होते हैं, अपने आप को बड़े होशियार समझते, ज्ञानी समझते हैं, उनको आने के बाद हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये वन क्या है। अगर है तो बता देना, नहीं अन्यथा ऐसी झूठी बातें फैलाना नहीं चाहिए। ऐसा सब में तय होता है कि आप मनुष्य आने के बाद हम उन्हीं से वन के बारे में पूछें, ऐसा तय होता है। जब एक दिन वे दोनों शिकारी फिर से शिकार के बहाने वे उसी जंगल में आते हैं, तब सब टूट पड़ते हैं। बड़दादा को छोड़कर सभी वृक्ष, बबूल हो, शीशम हो, या बड़दादा हो, शेर हो, घास हो, सांप हो, सब क्या करते हैं, उन दो शिकारियों के ऊपर टूट पड़ते हैं और पूछते कि वन क्या है, बताओ। पिछली बार जब तुम आए थे, ये वन भयानक घने वन के बारे में तुम चर्चा कर रहे थे, और फिर ये वन कहाँ है? अब वो अपने आप को डरते हैं, उनको लगता है कि अब हमारी जान जीवित नहीं रह सकती है, छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करें। लेकिन बड़दादा समझदार था, और बड़दादा समझ कर लेता है और पूछता है कि बताओ भाइयों,
कि आखिर वन क्या है, घना वन के बारे में आप कह रहे थे, वन क्या है। तब अचानक एक चमत्कार होता है, वो दोनों मनुष्य पेड़ के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे एक चमत्कार होता है, और वे सब लोग क्या होते हैं, अंत में वे खंड को कूल में देखने में कामयाब हो जाते हैं। तो पत्तियां गिरती है, चमकने लगती है और आकाश में गायब हो जाती है, और बाद में वे खंड को अलग अलग खंड में वे विभाजित होते हैं ना, अपने आप को वे एक एक खंड में देख रहे थे। अंत में वे सभी ने कूल में देखा और देखने में कामयाब हो जाता है। इस प्रकार से ये कहानी है दोस्तों, ये कहानी प्रतीकात्मक कहानी है, और हमें इस कहानी का अध्यापन कल से अगली वीडियो में, अगली कालांश में हम इस कहानी का हम एक एक पंक्ति को लेकर इसका हम अध्यापन करेंगे। और आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों।